हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10 कराने जा रही हूँ, जो कि आपका HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आपको पता है मैंने आपका क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करा चुकी हूँ। इससे पहले मैंने आपको 9 चैप्टर करा दिए, उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 है आपका प्राइवेट सेक्टर एंड अ पब्लिक सेक्टर। ये चैप्टर में से भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन कराऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 10 है आपका प्राइवेट सेक्टर एंड अ पब्लिक सेक्टर। पहले हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। निजी क्षेत्र, निजी उपक्रम का अर्थ, हम इसका मीनिंग करेंगे। सबसे पहले, निजी क्षेत्रों के उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में होती है। इस क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कहने का अभिप्राय यह है कि इन पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर हम उन सेक्टर को कहती है जिन पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई भी कार्य कर सकता है, और लेकिन उसमें हमारा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। वो सिर्फ निजी व्यक्तियों का व्यापार होता है। वो निजी व्यक्ति जो व्यापार शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। उसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली इसमें विशेषता होती है प्रॉफिट मोटिव। आपको पता ही होता है कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है या किसी उपक्रम की स्थापना करने की सोचता है, तो उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव होता है क्योंकि वो प्राइवेट है। प्रॉफिट मोटिव के लिए ही उसकी स्थापना की होती है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य अत्यधिक लाभ अर्जित करना होता है। यद्यपि इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, फिर भी वर्तमान में इसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझा जाने लगा। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य तो होता है लाभ कमाना। लेकिन जो आजकल की कंडीशन देखी जा रही है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा कर रहे हैं। सेकंड है आपका निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप। मैंने आपको बताया था इस पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करती। निजी व्यक्ति इसको चलाते हैं और सारा जो कंट्रोल होता है और जितना भी इंटरफेयर करते हैं वो सिर्फ निजी व्यक्ति ही करते हैं, ठीक है। सारा कार्य निजी व्यक्तियों के हाथ में ही होता है। तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। इस क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता। थर्ड पॉइंट है आपका लाभ सफलता की कसौटी, प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ अ सक्सेस। इसका मतलब एविडेंस होता है एक तरह से प्रॉफिट को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र के उपकरणों की सफलता को लाभ की मात्रा से मापा जाता है, लेकिन अब इनके सामाजिक उत्तरदायित्व का भी महत्व बढ़ रहा है। मतलब जैसे हम पहले ये देखते थे कि अगर इसका लाभ बढ़ रहा है तो ये सक्सेस हो सकती है, अगर इसका लाभ नहीं बढ़ रहा तो ये सक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन आज के टाइम पे हम साथ के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी देख सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर लाभ बढ़ने के साथ साथ किसी भी प्राइवेट सेक्टर का वो सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अपने बढ़ा रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भी पूर्ति कर रहा है, तो हम मानेंगे हाँ ये कंपनी सक्सेस हो सकती है, ये उपक्रम सक्सेस हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्राइवेट मैनेजमेंट। प्राइवेट मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? प्राइवेट मैनेजमेंट में आपको क्या लिखना है? इस प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है। कंपनी दशा में अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मंडल व्यवसाय की देखरेख करते हैं। मतलब जितना भी मैनेजमेंट का कार्य होता है वो निजी व्यक्ति ही करती है, उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, मतलब कम राजनीतिक हस्तक्षेप। इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता, सारा कार्य क्योंकि निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट इसकी विशेषताओं की। जैसे प्रॉफिट मोटिव, सेकंड था आपका प्राइवेट ओनरशिप, थर्ड था आपका प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ अ सक्सेस, फोर्थ था आपका प्राइवेट मैनेजमेंट और फिफ्थ था आपका लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे। उसके बाद आप बात करते हैं फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज, मतलब कैसी कैसी तरह की आपके प्राइवेट उपक्रम होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पता है निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले व्यावसायिक संगठनों को वैधानिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा। मतलब 2 तरीके के आपके जो निजी उपक्रम है वो होते हैं। एक होता है गैर निगमित, एक होते हैं निगमित। गैर निगमित क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक संगठनों को बिना किसी पंजीकरण के शुरू किया जा सकता है।
अर्थात इनको प्रारंभ करने के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब गैर निगमित होता है जिसमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ऐसे ही शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो निगमित होती हैं, दूसरी ओर निगमित श्रेणी में ऐसे व्यवसायिक संगठनों को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न व्यवसाय से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण, जो निगमित होती है उसको पंजीकरण की आवश्यकता होती है, और जो गैर निगमित होती है उसको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो बात करते हैं हमारी अब, सबसे पहले कौन सा होता है आपका, एक होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले आते हैं आपके एकल स्वामित्व। एकाकी व्यवसाय में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आपको पता ही होता है, एकाकी व्यापार ऐसा व्यापार होता है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यापार को आरंभ करता है, सारा लॉस सारा प्रॉफिट उसी का होता है, वही पूंजी लगाता है, सारे मैनेजमेंट के कार्य भी वो खुद करता है। ठीक है, देखो एकाकी व्यवसाय में जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यही व्यक्ति उसमें पूंजी लगाता है, उसका प्रबंध करता है, उसका जोखिम उठाता है तथा संपूर्ण लाभ हानि का दायित्व भी इसी के हाथ में होता है। मतलब जितना लाभ हानि होगा उसी का होता है। एकाकी व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम एवं सरलतम प्रारूप है। इस प्रकार के व्यवसाय की स्थापना के लिए किसी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये व्यापार कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, इसके लिए किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम कभी भी ये व्यापार आरंभ करते हैं और ये व्यापार का प्राचीन रूप है। सेकंड है आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपको पता ही होता है कि बहुत सारे मेंबर होते हैं फैमिली में, फैमिली की ओर से एक व्यक्ति जो मुखिया होता है वो उनकी ओर से सारे कार्य करता है। जैसे देखो, जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हो, जैसे 4 व्यक्ति है, एक मम्मी, एक पापा, एक भाई और बहन, ये 4 व्यक्ति हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं, और तथा इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। जब व्यवसाय करने वाले व्यक्ति एक ही परिवार की हो तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार के मुखिया के हाथ में होता है। मतलब जितना भी नियंत्रण का कार्य होगा वो सारा कौन करेगा, परिवार का मुखिया करेगा। लेकिन जो सदस्य है वो उनको भी इंक्लूड करेंगे। मतलब सदस्य तो वो जैसे 4 है, मम्मी पापा भाई बहन, लेकिन जो सारा कार्य करेगा वो मुखिया करेगा। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। मुखिया ने जो कह दिया वही व्यक्ति, जितने भी मेंबर्स है, जैसे पापा हो गए मुखिया तो मम्मी होगी, पापा हो गए ना, जैसे ABCD है, ये 4 है, ये चारों एक ही परिवार के। इनमें से जैसे अगर A मुखिया है, A अगर मुखिया है तो ये BCD इसके अंडर कार्य करेंगे। जो कार्य इसने बता दिया वो इसके यही व्यक्ति करेंगे। परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है, मतलब जो सबसे बड़ा होता है वही मुखिया होता है, तथा उसे ऋण लेने तथा अन्य पक्षकारों से सौदा करने का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। मतलब जितना भी कार्य ऋण लेने का है, देने का है, किसी को क्या देना है क्या लेना, वो सारा किसके अंडर होता है, मुखिया के अंडर होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ व हानि का कोई लेखन नहीं मांग सकते। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न सदस्यों की आयु को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वह पूर्वजों की संपत्ति के विभाजन की मांग। आपको सिर्फ इतना मीनिंग ही लिखना है, इसमें पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जब व्यवसाय को करने वाले सदस्य एक ही परिवार के होते हैं तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। लेकिन उसमें जो ज्येष्ठ व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है, सारे कार्य उसके अंडर किए जाते हैं। अन्य सभी सदस्य जो भी निर्देश और नियंत्रण लगाना चाहे मुखिया, वो सारे अन्य सदस्यों पर लगा सकता है। तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया। थर्ड आपका आता है पार्टनरशिप। साझेदारी के अंतर्गत न्यूनतम 2 व अधिकतम 50 व्यक्ति एक समझौते के आधार पर किसी व्यवसाय को चलाते तथा उसकी लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना या तो एकाकी व्यापार को विस्तृत करने और के उद्देश्य से या एकाकी व्यापार द्वारा दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर की जाती है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करने की सोचते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एकाकी जो स्वामित्व होता था उसमें बहुत सारी कमियां पाई जाती थी, उन कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट वेंचर की। व्यावसायिक संगठन के इस स्वरूप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक विशेष कारोबार को अस्थायी रूप से चलाते हैं। मतलब वो फिक्स नहीं होता, वो जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वहीं पर वो आपका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाता है, तथा लाभ हानि को संयुक्त उपक्रमी पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटते हैं। विशेष कार्य के पूर्ण हो जाने पर संयुक्त उसका ठहराव है जो समाप्त हो जाए। मतलब एक एग्रीमेंट होता है, जैसे एग्रीमेंट किया कि हमने 2 साल में हमने क्या है 10 लाख का जो हमने प्रॉफिट
कमाना है। 10 लाख का जो जैसे उन्होंने माना कि 10 लाख का उनको प्रॉफिट कमाना है, जब उनका 10 लाख का प्रॉफिट पूरा हो जाएगा, वो जो एग्रीमेंट है वो समाप्त हो जाएगा, उनका बिजनेस भी समाप्त हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त उपक्रम के साझेदारों का दायित्व भी नहीं रहता। जैसे भवन बनाने का काम हो गया, सड़कों, पुलों, नहरों आदि का निर्माण हो गया, ये कार्य पूरा होते ही एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। स्वामित्व के इस प्रारूप को ऐसे व्यवसाय के लिए अपनाया जाता है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तथा जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक हो। यह एक निगमित श्रेणी का व्यवसायिक संगठन है। इसी आधार पर इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। मतलब आपको पता है ये कंपनी कृत्रिम व्यक्ति इसकी कॉमनशील होती है, इसका जो अस्तित्व होता है वो अपने सदस्यों से अलग होता है। ठीक है, आपको कंपनी का मीनिंग तो पता ही है, मैंने बहुत बार बता रखा है। आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 6 है आपका कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। सहकारी उपक्रम एवं सहकारी समितियों एक ऐच्छिक संघ के रूप में होती है जिनका प्रारंभ इनके सदस्यों की सेवा करने के उद्देश्य से किया जाता है। अन्य व्यावसायिक संगठनों की बात, इनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि अपने सदस्यों की सेवा करना है। ये व्यवसाय के प्राय एक विशेष वर्ग के जरूरतमंद तथा वित्तीय कमजोर व्यक्तियों की सहायता करते हैं। मतलब ये ना सहायता करने के लिए बनाई जाती है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जितने इनके सदस्य हैं उनको उनकी सेवा करने के लिए होता है। जैसे ये बहुत सारी समितियां बनाई गई है, जैसे उत्पादक सहकारी समिति, मतलब लोगों को अच्छे उत्पाद तैयार करने के लिए बनाई गई है। सहकारी साख समिति, मतलब क्रेडिट जो लोगों को देती है। बहुत सारी समितियां हैं जो लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है। तो ये आपके कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज हो गए। तो ये आपके थे 6 प्रारूप कंपनी के कहूँ प्राइवेट एंटरप्राइजेज के। पहला था आपका एकल स्वामित्व, सेकंड था आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, थर्ड था आपका साझेदारी, फोर्थ था आपका संयुक्त साहस, फिफ्थ था आपका संयुक्त पूंजी कंपनी और उसके बाद था आपका सहकारी उपक्रम। तो ये आपके इसके उपक्रम थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।